हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रतिदिन आपकी क्लास होती है और इसी श्रृंखला में आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं साहित्य की क्लास के साथ। तो आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं। फटाफट अगर दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं तो इसमें हम सब करिए जिससे कि आगे की क्लास को कंटिन्यू करें। दिखाई दे रहा है ना? पहला क्वेश्चन दिखाई दे गया। चलिए, अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है विस्मित का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा। तो जब विस्मित है, आपने एक रस पढ़ा होगा जिसको आश्चर्य कहते हैं। किसको कहते हैं? एक रस है जिसको आश्चर्य कहते हैं, यानी आश्चर्य की अगर हम बात करें तो अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। तो अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य मतलब विस्मय। विस्मय मतलब हैरान। विस्मय मतलब हैरान। ठीक है। परेशान अलग होता है। परेशान का मतलब होता है टेंशन। और हैरान का मतलब होता है जैसे कोई चीज होने वाली नहीं हो और वो चीज हो जाए तो हम क्या होते हैं? हैरान हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला आपको हैरान, भूला हुआ, परेशान और बिछड़ा हुआ। तो कई लोग विस्मित से परेशान कर दिए होंगे। अगर परेशान किया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। विस्मित का मतलब क्या होता है साथियों? हैरान होता है, या हम कहें क्या होता है तो आश्चर्यचकित होता है। क्या होता है? आश्चर्यचकित होता है। ठीक है। तो राइट विकल्प आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है रामचंद्रिका। ये सारी की सारी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आती है रामचंद्रिका तो रामचंद्रिका से हम तुलसीदास समझ बैठते हैं, इसीलिए साथियों आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, रामचंद्रिका कवि प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख शिख, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। तो एक पुस्तक नहीं है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ये साथियों रामचंद्रिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? रामचंद्रिका। अगर यहाँ पर लिखा हो रामचरित मानस, क्या? रामचरित मानस, और लिखा हो राम की शक्ति पूजा, क्या लिखा है? राम की शक्ति पूजा। तो रामचंद्रिका को किसने लिखा है साथियों? केशव दास ने लिखा है। किसने लिखा है? केशव दास ने लिखा है। रामचरितमानस को लिखने वाले कौन हैं? तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। और राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है? निराला जी ने लिखा है। किसने लिखा है? निराला जी ने लिखा है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका पहला हो जाएगा, केशव दास होगा। क्या होगा? केशव दास हो जाएगा। केशव दास को ही कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। इन्हीं को साथियों अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। अलंकारवादी कवि कहा जाता है। ये साथियों रीतिकाल से संबंधित है। किससे? रीतिकाल से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है रांगे राघव। क्या लिखा है? रांगे राघव। रांगे राघव का पूरा नाम है साथियों त्र्यंबका वीर राघवाचार्य। त्र्यंबका वीर राघवाचार्य। तो अपने आप को क्या कहते हैं? रांगे राघव के नाम से अपने आप को इन्होंने नाम दिया है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट विकल्प हो जाएगा साथियों पहला। ठीक है। अगला कहते हैं अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब साथियों संघ की राजभाषा है ना, संघ की राजभाषा के विषय में, संघ की राजभाषा का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 343 में है। किसमें है? अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई थी कि जो संघ की राजभाषा होगी वो साथियों राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। और ऐसा करने वाले कौन थे? आयंगर साहब थे। कौन थे?
आयंगर साहब ऐसा करने वाले थे, इसीलिए इसको आयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या कौन सी भाषा प्रयोग होती रहेगी? इंग्लिश भाषा प्रयोग होती रहेगी। ये बात कही गई थी 343 में। लेकिन क्योंकि उस समय अंग्रेज यहाँ पर थे, इसीलिए कहा गया है कि जो अंग्रेज होंगे, ध्यान दीजिए, कहा गया था कि जो अंग्रेज हैं, है ना, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी थी, तो ये कहा गया था कि 1950 हमारा संविधान लागू कब हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 से। ठीक है, तो ये बात कही गई है कि 1950 से लेकर 1965 तक, कब तक? 1965 तक कितने वर्ष होंगे? तो साथियों 15 वर्ष होंगे। कितने वर्ष होंगे? 15 वर्ष होंगे। तो कहा गया है कि संविधान लागू होने से लेकर 1965 तक हिंदी का प्रयोग किया जाता रहेगा और 15 वर्षों बाद हिंदी का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, हालांकि अभी भी प्रयोग हमारी इंग्लिश भाषा का किया जा रहा है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या होगा? 15 हो जाएगा, सी विकल्प राइट होगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा कब मिला था? तो साथियों 14 सितंबर 1949 को मिला था। यानी हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बात याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपका 1-1 किलो का है। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, लिखा है कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा, है ना। तो अभी हमने पीछे बताया राम की शक्ति पूजा, देखिएगा राम की शक्ति पूजा, है ना। तो राम की शक्ति पूजा किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। और दूसरी इनकी रचना है तुलसीदास। दूसरी इनकी रचना कौन सी है? तुलसीदास। दोनों को याद रखिएगा, दोनों को लिखने वाले कौन थे? दोनों को लिखने वाले ही साथियों निराला थे। जरा प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, टेट और सुपर टेट के हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं, हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों यकीन मानिए कि आपकी तैयारी जिस तरह से करा रहे हैं, ये आप तब बताएंगे जब आप पेपर दे के आएंगे। तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा, ठीक है, निराला जी ने लिखी थी। निराला जी की 2 रचनाएं और याद रखिए। क्या? एक तो तोड़ती पत्थर, क्या? एक तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो ये जो रचना है ये भी निराला की लिखी है। और साथियों निराला की यहाँ पर हम बात करें तो निराला जी की साथियों एक पुत्री थी। निराला जी की क्या थी? पुत्री थी। और उस पुत्री का नाम था सरोज। उस पुत्री का नाम क्या था? सरोज था। तो जब सरोज की मृत्यु हुई, जब सरोज की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने क्या लिखा? तो उन्होंने उसकी मृत्यु पर ही लिखा था सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज की याद में। तो याद रखिएगा कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नैपत्य, बेला, तोड़ती पत्थर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। इन्हीं को कहा जाता है विद्रोही कवि, क्योंकि ये जब लिखते थे तो ये एक विद्रोह उत्पन्न कर देते थे, लोगों में नई चेतना उत्पन्न कर देते थे, इसीलिए इनको विद्रोही कवि या हम कह सकते हैं क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। तो राइट विकल्प आपका क्या होना है? सी होना है। अगला प्रश्न लिखा है अमी हलाहल मद भरे। देखिए यहाँ पर एक बात का आराम है, एक बात की आराम है। कौन सी बात की आराम है? कि जितना आप चाहें, जितना आप चाहें उतना आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये फाउंडेशन नहीं है कि नहीं नहीं हमें 20 क्वेश्चन को करना है, नहीं नहीं हमें 25 प्रश्न को करना है। भाई हमें सभी ऐसे प्रश्न जो हमारे आने वाले समय में भले ही समय ज्यादा लगे लेकिन पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर क्या कहता है? अमी, देखिएगा अमी किसे कहते हैं? तो अमी कहते हैं अमृत को। किसको? अमृत को। हलाहल क्या है? हलाहल है साथियों विष। हलाहल क्या है? विष है ना। तो एक क्या कहता है? अमी यानी अमृत से, हलाहल मतलब विष से। अमी हलाहल मद भरे। मद भरे किसे कहते हैं? मद किसे कहते हैं?
मद से भरे हुए यानी मदिरा से भरे हुए यानी नशीले। कैसे? नशीले यानी शराब से भरे हुए, है ना, जैसे शराबी होता है ठीक उस तरह से। श्वेत श्याम रत्नार, तो जो अमीर से है यानी जो अमृत का पान किए हैं वो कैसे हैं? श्वेत हैं। जो हलाहल भरे हुए हैं वो कैसे हैं? श्याम है, यानी श्याम अगर हम कहें तो कैसे हैं? काले हैं। या हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा जो जहर का सेवन कर लेता है उसकी बॉडी काली पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है, ठीक है। मद भरे, जो मद से भरे हैं वो कैसे हैं? लाल है। रत्नार मतलब रत्न जैसे यानी लाल है। यानी जिसने अमृत का पान किया है उसकी आंखें सफेद है, जिसने हलाहल का पान किया है उसका काली है, और जिसने मद का पान किया है यानी शराब पी है उसकी आंखें कैसी हैं? लाल हैं, ठीक है, कैसी हैं? लाल हैं। जियत मरत झुकी झुकी परत, जिसने अमृत का पान किया है वो क्या होता है? जी उठता है, यानी एकदम जी उठता है। जिसने साथियों हलाहल का पान किया है, मरत यानी वो क्या करता है? मर जाता है ना, मरता हुआ प्रतीत होता है। और जिसने मद का पान किया है झुक झुक पड़ता है, यानी वो क्या होता है? झुक झुक जा रहा है, झुक झुक जा रहा है। जे ही चितवन एक बार, जिधर एक बार चिताई देता है यानी जिधर एक बार देख लेता है उसकी ये हालत हो जाती है, उसकी ये हालत हो जाती है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखी है? तो याद रखिए साथियों, ये जो पंक्तियां हैं वो रस से भरी हुई है, यानी आंखों से भरी हुई है, और आंखों में सारे के सारे रस भरे होते हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? रसलीन की हैं। किसकी हैं? रसलीन की हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी है साथियों? रसलीन की है, ठीक है। दूसरा एक बात याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कि जो रसलीन है वो किस समय से रिलेटेड है, तो साथियों ये आपके रीतिकाल से संबंधित है। किससे? रीतिकाल से संबंधित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी। ये हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि जब आप ये सीख जाएंगे ना तो छंद आप सीख जाएंगे, आप रस निकालना सीख जाएंगे, आप अलंकार ढूंढना सीख जाएंगे कि किस तरह से हमको ढूंढना है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़ जाते हैं असुर अधर्म अभिमानी। यानी जब अधर्मी लोग, अभिमानी लोग, जब असुर लोग जब बढ़ने लगते हैं, तब तब क्या होता है? तब तब प्रभु अवतार लेते हैं, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। ये पंक्तियां किसने कही है? तो आप क्या कहोगे? ये पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा कही गई हैं। और किसमें कही गई है साथियों? रामचरितमानस में कही गई। किसमें? रामचरितमानस में कही गई है। हाँ भाई, वही रामचरितमानस जिसको अवधि में लिखा गया है, जिसको अवधि में लिखा गया है। कैसी अवधि? वैशवाड़ी अवधि। कैसी अवधि? वैशवाड़ी अवधि। और इसी की रचना के कारण, इसी की रचना के कारण तुलसीदास को मानस का हंस कहा गया। क्या कहा गया? मानस का हंस कहा गया। इसी की रचना के बाद तुलसीदास को साथियों लोकनायक कवि कहा गया। लोकनायक कवि कहा गया। इसी की रचना के बाद तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहा गया। कवि शिरोमणि के रूप में जाना गया। तो बात याद हो गई होगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तुलसीदास किस काल से रिलेटेड थे? तो साथियों भक्ति काल से रिलेटेड थे। इन्होंने किसकी भक्ति की? तो इन्होंने साथियों भक्ति की थी राम की। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, यहाँ से आप तीन चीजें सीखेंगे। यहाँ से आज आप तीन चीजें सीखेंगे। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा साथियों। कल सबसे पहले अगर हम बात करें महाभोज रचना है किसकी, महाभोज रचना है किसकी, तो साथियों ये रचना है मन्नू भंडारी की। किसकी? मन्नू भंडारी की। तो सबसे पहले आपने ये देखा
कि ये रचना किसकी है? ये रचना मन्नू भंडारी की है। किसकी है? मन्नू भंडारी की है, पहला प्रश्न। दूसरा अगर हम बात करें तो जो महाभोज समस्या है साथियों, उस समस्या का मतलब जो महाभोज रचना है उसका प्रमुख पात्र होता है विशु। कौन होता है? विशु होता है, जो हरिजनों की समस्या को उठाता है, हरिजनों की समस्याओं को उठाता है और उसी की साथियों विशु की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और हत्या का कारण क्या होता है? हत्या का कारण होता है राजनीति, है ना। राजनीति के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है, राजनीति के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो साथियों जो महाभोज है वो कैसी समस्या है? राजनीतिक समस्या से ओतप्रोत है, राजनीतिक समस्या से ओतप्रोत है। जबकि मन्नू भंडारी की एक और रचना है जो हमने आपको कल बताई थी, जिसका नाम है आपका बंटी, है ना। आपका बंटी। बंटी कौन था? छोटा बच्चा था। बंटी कौन था? छोटा बच्चा था। और उस बच्चे को, ध्यान दीजिएगा, उस बच्चे जो बच्चा था वो अपने माँ और पिता के बीच पिस रहा था, उनके बीच कलह के बीच में पिस रहा था। यानी यहाँ पर जो आपका बंटी है वो कैसा है? मनोवैज्ञानिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है। जबकि यहाँ पर आपने क्या देखा? जो महाभोज है वो कैसा है साथियों? राजनीतिक समस्या है। जबकि मनोवैज्ञानिक समस्या कौन है? आपका बंटी है। और दोनों के रचनाकार कौन है? दोनों के साथियों रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इस बात का आंसर करिए फटाफट कि बिहारी किस राजा के कवि थे? बिहारी किस राजा के कवि थे? हम तो बताएंगे, हम बताएंगे, परेशान नहीं हो, हम बताएंगे आपको। पहले आप भी तो देखिए। देखिए बिहारी की एकमात्र रचना थी, ये सभी को पता होगा। बिहारी को कहा जाता है गागर में सागर भरने वाला कवि। बिहारी को कहा जाता है गागर में सागर भरने वाला कवि। श्रृंगार रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, है ना। श्रृंगार रस के कवि थे, दिनकर वीर रस के थे और बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। एक बात आपने सीख ली, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। ये साथियों रीति सिद्ध थे। कैसे कवि थे? तो यहाँ पर सारे पॉइंट लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट आप सीख लिए, ये रीति सिद्ध कवि थे। दूसरा पॉइंट आप क्या कहोगे? गागर में सागर भरने वाले, सागर भरने वाले। एक प्रश्न और पूछ लेगा, तो अगर पूछा जाए कि बड़ी बड़ी बातों में, बड़ी बड़ी बातों को छोटी बातों में कहने का गौरव किसके पास था? तो बिहारी जी के पास था। किसके पास था? बिहारी जी के पास था। इनकी एकमात्र रचना थी साथियों बिहारी सतसई। कौन सी थी? बिहारी सतसई थी इनकी एकमात्र रचना। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अपनी एकमात्र रचना के कारण साहित्य जगत में अमर कौन हो गया? तो साथियों बिहारी हो गए थे। कौन हो गए थे? बिहारी हो गए थे। और बिहारी सतसई में साथियों 713 दोहे हैं। क्या है? 713 दोहे हैं। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर देख ली। अब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो बिहारी थे वो राजा जय सिंह के थे। जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है आमेर के राजा। कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। आमेर के राजा जय सिंह, आमेर के राजा जय सिंह थे, है ना। आमेर के राजा जय सिंह थे, जिनको सवाई की उपाधि दी गई थी, जिनको सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट, राजा जय सिंह की कब विवाह हुआ था? तो वो अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतने डूब चुके थे, नई पत्नी के प्रेम में इतने ज्यादा डूब चुके थे कि साथियों इन्होंने राजकाज का त्याग कर दिया। इनको अपने राजकाज से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे रहे थे। और इनको जगाने के लिए, राजा जय सिंह को जगाने के लिए बिहारी ने एक पद लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल। ये पंक्तियां साथियों बिहारी जी ने लिखी थी राजा जय सिंह को जगाने के लिए। और राजा जय सिंह इनकी प्रत्येक रचना पर, राजा जय सिंह इनकी प्रत्येक रचना पर
एक स्वर्ण असरफी देते थे, एक स्वर्ण असरफी इनको प्रदान करते थे इनकी हर एक रचना पर। समझ में आया? तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या चला जाएगा? जयसिंह चला जाएगा। हाँ, अगर पूछा जाए भूषण किसके दरबारी कवि थे, तो भूषण शिवाजी के थे। अगला प्रश्न, शेष कादंबरी के रचयिता हैं, शेष कादंबरी के रचयिता है। तो साथियों शेष कादंबरी के रचयिता है अलका सरावगी। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी है। और ये दूसरी बात ये याद रखना साथियों, जो अलका सरावगी है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2001 में। कब? 2001 में अलका सरावगी का राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है अनाम दास का पोथा। भैया कल हमने कुछ आपको रचनाएं बताई थी, कौन सी? हमने आपको बताया था कुटज, हमने आपको बताया था अशोक के फूल, अशोक के फूल, हमने आपको बताया था बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हमने आपको बताया था अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, है ना। और हमने आपको बताया था पुनर्नवा, क्या बताया था? पुनर्नवा। और बताया था चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, है ना। इन सबके रचनाकार कौन है? तो आप क्या कहोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आप इनको सबको घोल के पी लीजिए, राइट विकल्प क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है बिहारी ने क्या लिखे। भाई पीछे तो बिहारी के विषय में बहुत कुछ बताया, पीछे हमने बिहारी जी के विषय में भरपूर बता चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिए बिहारी ने क्या लिखा। बिहारी ने भैया बिहारी सतसई लिखी। सबसे पहले बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी। सतसैया के दोहे, जिसमें किसका वर्णन है साथियों? दोहों का वर्णन है। किसका वर्णन है? दोहों का वर्णन है। और कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। नई चीज है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 713 दोहे आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इस पर कहा जाता है सतसैया के दोहे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ठीक है, तो राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? पहला रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्पाई, बिहारी रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका रामचरितमानस है, क्या जो रामचरितमानस है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के दो पार्ट होते हैं, एक तो साथियों होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। क्या होता है? खंड काव्य होता है। प्रबंध काव्य एक ऐसी रचना होती है, प्रबंध काव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें जीवन के का चरित्र चित्रण होता है, जीवन का चरित्र चित्रण होता है, यानी हम कह सकते हैं उसके पूरे चरित्र, पूरे जीवन गाथा का वर्णन होता है, पूरे जीवन गाथा का वर्णन होता है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में साथियों राम जी के विषय में, राम जी के पूरे जीवन गाथा का वर्णन है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका पहला हो जाएगा, पहला विकल्प राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? फटाफट आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा है प्रेमचंद के विषय में आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो साथियों जो नामवर सिंह है इन्होंने एक आलोचना लिखी थी, है ना, इन्होंने एक आलोचना लिखी थी जिसका नाम था साथियों कविता के नए प्रतिमान। क्या था? कविता के नए प्रतिमान, है ना। ये चीज याद कर लीजिए क्योंकि भू-बहु प्रश्न ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि कविता के नए प्रतिमान किसने लिखी, कविता के नए प्रतिमान रचना किसने लिखी, हूबहू प्रश्न पूछ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी रचना पर साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है वह अपने एज की कह सकते हैं बहुत अच्छा काव्य रहा होता है, बहुत अच्छी रचना रही होती है, इसीलिए उस पर पुरस्कार मिलता है।
तो यहाँ पर साथियों हम देखते हैं कि कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हाँ, एक प्रश्न और बनेगा, कब मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में। अलका सरावगी को 2001 में, अलका सरावगी लिख देते हैं बच्चों, अलका सरावगी है ना, अलका सरावगी को मिला था 2001 में, पीछे लिखाया है। जबकि नामवर सिंह ने आलोचना लिखी थी कविता के नए प्रतिमान और इस पर साथियों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में, अर्थात आपका वी विकल्प राइट हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भैया याद करिए, आपको जब साहित्य पढ़ाया था कितना आनंद आया था, कितने मजे से पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या लिखा है? रासो लिखा है। तो आपको कहा था कि जब समय चल रहा था आदिकाल का, जब समय चल रहा था आदिकाल का, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार का साहित्य लिखा गया, 4 प्रकार का साहित्य लिखा गया। कौन कौन सा? तो साथियों इसमें लिखा गया था आपका सिद्ध साहित्य, इसमें लिखा गया था नाथ साहित्य, इसमें लिखा गया था रासो साहित्य, इसमें लिखा गया था अन्य प्रकार का साहित्य, अन्य प्रकार का साहित्य, है ना। तो अगर हम बात करें, सिद्धों ने अपने आप को विशेष बनाने के लिए अपने नाम के आगे पा जोड़ लिया था, जैसे सर है पा, ठीक है। नाथों की अगर बात करें तो नाथ संख्या में 9 थे, नाथ संख्या में 9 थे। और जिन्होंने सबसे पहले साहित्य सृजन किया, किस नाथ ने सबसे पहले साहित्य सृजन किया? तो साथियों कौन थे? गोरखनाथ थे। यानी गोरखनाथ ने सबसे पहले नाथों में लिखना शुरू किया। नाथों में सबसे पहले लिखना किसने शुरू किया? गोरखनाथ ने सबसे पहले लिखना शुरू किया था। जबकि अगर बात करें कि नाथों की, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, है ना। अगर पूछ दिया जाए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, तो साथियों मत्स्येंद्र नाथ हो जाएगा। मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य का अर्थ क्या होता है? मछली होता है, इसीलिए लोग इनको बाद में मच्छिंद्र नाथ कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे? मच्छिंद्र नाथ कहने लगे थे। जितने भी आपके रासो हो, चाहे आपका पृथ्वीराज रासो हो, परमाल रासो हो, चाहे विजयपाल रासो हो, जितने भी रासो हैं साथियों, सारे के सारे आपके आदि काल में लिखे गए। कब लिखे गए? आदि काल में लिखे गए। अन्य प्रकार के साहित्य में मुख्य रूप से नाम किसका आता है? अमीर खुसरो का आता है। किसका? अमीर खुसरो का आता है। मधुकर कवि का आता है, मधुकर कवि का नाम आता है। इसी में साथियों आता है भट्ट केदार। किसका? भट्ट केदार का। इसी में नाम आता है विद्यापति का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? आदिकाल हो जाएगा। क्या होगा? आदिकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? जैसे बात आई छायावादी की, तो साथियों छायावाद के चातुष्ट, क्या? चातुष्ट। चातुष्ट का अर्थ है 4 स्तंभ। चातुष्ट का अर्थ क्या है? 4 स्तंभ। 4 स्तंभ का अर्थ है 4 कवि। क्या है? 4 कवि। यानी जो 4 कवि थे वह खंबे की तरह पूरे के पूरे छायावाद को पकड़े खड़े रहे। पूरे के पूरे छायावाद काल को साथियों ये 4 कवि पकड़े खड़े रहे थे। उसमें नाम किसका आता है? प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। जिसमें प्रसाद कौन है? छायावाद के जनक माने जाते हैं। छायावाद के जनक के रूप में प्रसाद माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर साथियों बात करें नागार्जुन की, नागार्जुन का मुख्य नाम वैद्यनाथ था। ये हमारे प्रगतिवाद से संबंधित थे। जबकि
आपको याद होगा भारत भूषण, है ना। क्या नाम था उसका, आगे राम ने गज पर गिरने दी भारती, है ना, भारत भूषण। तो ये किस वाद से रिलेटेड है, आपके प्रयोगवाद से, जबकि तुलसीदास साथियों मध्यकाल के आपके भक्ति काल से संबंधित है। यहाँ पर सही विकल्प आपका सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न तो उससे भी ज्यादा उत्तम किस्म का है। कहा गया है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे। तो इस प्रश्न का आंसर हम पहले ही दे चुके हैं साथियों। जो नामवर सिंह थे उन्होंने लिखा था कविता के नए प्रतिमान। क्या लिखा था, कविता के नए प्रतिमान लिखा था, जो क्या थी, जो साथियों इनकी आलोचना थी, जो क्या थी, आलोचना थी। और इसी पर इनको क्या मिला था, इसी पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था, 1971 में। कब, 1971 में। तो राइट विकल्प आपका हो जाएगा डी, आलोचना हो जाएगा। क्या होगा, आलोचना हो जाएगा। इन्होंने और भी कई लिखी थी, जैसे इन्होंने साथियों लिखा था, एक इनकी रचना और है जिसको हम जानते हैं छायावाद के नाम से। किस नाम से, छायावाद के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताइए। अभी हम आपको आंसर नहीं देंगे, आंसर आप करिएगा, आंसर आप करिएगा। देखते हैं भाई किसका आंसर आता है सबसे पहले। अच्छा, आंसर टिक करके चाहिए भाई, आंसर टिक करके देखिए। होता क्या है, जब आप बच्चा आंसर सर्च करोगे ना, जब आंसर सर्च करोगे, हम यहाँ पर आपको वही सारे क्वेश्चन यहाँ भी करवाते हैं। कुछ आंसर हम नए, कुछ क्वेश्चन हम नए भी इंक्लूड करते हैं, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रकांता, चंद्रकांता भाई क्यों आप बेइज्जती करवा रहे हो हमारी और अपनी दोनों लोगों की। कई हमारे साथियों का आंसर सही भी आ रहा है। अब जिसका आंसर गलत है, सभी लोग उस चीज को यहाँ पर नोट्स बनाते रहिए। ये मत समझिए कि हिंदी आसान है। ये जो प्रश्न है ना, होते हैं ना, इनके लिए आप क्या करिए, एक कॉपी रखा करिए और उसके संबंध में जो भी आपको बताते हैं इंक्लूड करते रहा करिए। यहाँ पर लिखा है हिंदी की पहली कहानी लेखिका। तो साथियों हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है बंग महिला। कौन मानी जाती है, बंग महिला, जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष ना, क्या नाम है, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। इनकी कहानी का नाम है साथियों दुलाई वाला। क्या नाम है, दुलाई वाला, जो साथियों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझिएगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, जो सरस्वती पत्रिका थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही पत्रिका थी, उसी में ये प्रकाशित हुई थी, उसी में ये प्रकाशित हुई थी। तो बंग महिला जो है वो पहली कहानी लेखिका मानी जाती है। इनकी कहानी कौन सी थी, दुलाई वाली थी। कौन सी थी, दुलाई वाली, दुलाई वाला थी। ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हाँ, कब प्रकाशित हुई थी, तो 1907 में, 1907 में। चंद्रकांता जो है, चंद्रकांता तो एक उपन्यास है, चंद्रकांता एक उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पर राइट विकल्प आपका होगा महिला लेखिका होगा ना। कौन सी लेखिका पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र वाला घोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर लिखा है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमने 4 उन्नायक आपको बताए थे, खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक बताए थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पहले लोकप्रिय कवि कौन थे, सबसे पहले लोकप्रिय कवि कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, सबसे पहले लोकप्रिय कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन थे, उपाध्याय सिंह हरिऔध थे। और जो इनका लिखा हुआ ग्रंथ है, यानी अगर पूछा जाए हिंदी का खड़ी बोली का, हिंदी का खड़ी बोली का
खड़ी बोली का सबसे सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिए कौन सा है साथियों? प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिताकार कौन है? हरिऔध है। कौन है? हरिऔध है। तो खड़ी बोली की बात करें, खड़ी बोली तो भारतेंदु युग से स्टार्ट हुआ। खड़ी बोली भारतेंदु युग से स्टार्ट हुआ, जिसमें पहली कहानी थी आपकी रानी केतकी की कहानी। कल पढ़ाया था ना कि खड़ी बोली की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो साथियों मानी जाती है रानी केतकी की कहानी, जिसको लिखा था इंसा अल्लाह खां, है ना। तो साथियों ये मुस्लिम संप्रदाय थे, इससे थे, इसलिए इसकी लिपि जो थी वो उर्दू लिपि थी। अगर पूछा जाए खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हरिऔध और इनका जो महाकाव्य था वो प्रिय प्रवास था। ठीक है, आगे देखिए लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर भी कल बताया था। जैसे आया फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के निवासी थे? बिहार के अररिया के हिंडना। कहाँ के? हिंडना के निवासी थे। हाँ, हिंडना में इनका जन्म हुआ था। जो फणीश्वर नाथ रेणु थे इन्होंने क्या लिखा था? आंचलिक रचनाएं लिखी थी। क्या लिखी थी? आंचलिक रचनाएं लिखी थी, जिसमें अगर कौन सा इन्होंने लिखा था? मैला आंचल लिखा था। क्या लिखा था? मैला आंचल लिखा था। तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा? मैला आंचल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, जो कामायनी था वो जयशंकर प्रसाद का अंतिम ग्रंथ था। जयशंकर का अंतिम रचना था। जयशंकर की अंतिम रचना कौन सी थी? तो कामायनी थी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लिखा है भूषण बिनु न विराजई। भूषण के बिना नहीं अच्छा लगता है। बिनु बिना, न विराजई नहीं अच्छा लगता है। भूषण मतलब आभूषण, है ना। आभूषण, आभूषण किसको कहेंगे? देखिए आभूषण के बिना नहीं अच्छी लगती है। कौन? कविता। वनिता, वनिता कहते हैं स्त्री को। मित्र कहते हैं संगीत को। तो बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती है। कौन? तो अगर कविता की बात करें, कविता के लिए जो उसका आभूषण है वो अलंकार है। जो साथियों स्त्री के लिए है वो उसका गहना है ना। मित्र का अर्थ संगीत भी होता है और मित्र कहते होता है, तो मित्र का अर्थ उसका गहना, उसकी मित्रता होती है। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या होगा? ये लिखने वाले कौन थे? केशवदास थे। ये पिछली बार आपके पेपर में आई भी थी पंक्तियां। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र, किसकी पंक्तियां हैं साथियों? केशवदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? भैया ज्ञान मार्गी, देखिए ज्ञान मार्गी, है ना। ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले, ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले या ज्ञान द्वारा मार्ग दिखाने वाले। तो जिन्होंने ज्ञान दिया वो क्या कहलाए थे? वो साथियों जो सबसे ज्यादा ज्ञान संत देता है, तो ज्ञान देने वाला संत कहलाता है। और संत द्वारा लिखा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संत काव्य कहलाता है। अगर पूछा जाए इसके प्रमुख कवि कौन है? इसके प्रमुख कवि कौन है साथियों? इसके प्रमुख कवि हैं आपके कबीर दास। और इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है बीजक। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या हो जाएगा? संत कवि हो जाएगा। क्या होगा? संत कवि होगा। यहाँ पर जो सगुण के जो कवि होंगे वो भक्त कवि होंगे, जो नाथ संप्रदाय के होंगे वो नाथ कहलाएंगे, और साथियों जो सिद्ध होंगे वो सिद्ध कवि कहलाएंगे। अगला देखिए, लिखा है इन मुसलमान हरिजनन पर, इन मुसलमान हरिजनन पर, यानी कहता है कि इन मुसलमान, जो मुसलमान हैं हरिजन रूप, उनको लोग कैसा मानते हैं? हरिजन जैसा मानते हैं। अल्पसंख्यक के रूप में लोग उन्हें हरिजन मानते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कही हैं भारतेंदु जी ने कही है। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्तियां भारतेंदु जी की हैं। हाँ, किसकी? भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी ने ये पंक्तियां कही किसके लिए हैं? तो साथियों ये पंक्तियां कही गई हैं रस खान के लिए। किसके लिए? रस खान के लिए कही गई हैं। कह रहे हैं इन मुसलमान हरिजनन पर, इन मुसलमान रूपी हरिजनों पर कोटिक हिंदुन वारिये, मैं करोड़ों हिंदू निछावर कर सकता हूँ। जिस प्रकार जो रसखान है, रसखान की रचना
रसखान की अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति देखकर कहते हैं कि इनके ऊपर तो हम करोड़ों हिंदुओं को निछावर कर सकते हैं। ये पंक्तियां साथियों किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसके लिए है? तो रसखान के लिए है। किसके लिए है? रसखान के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। वाल्मीकि मतलब राम काव्य लिखने वाले, राम काव्य लिखने वाले, है ना। तो जब पूछा जाए अपभ्रंश में, किसमें? अपभ्रंश में। तो साथियों अपभ्रंश में राम काव्य किसने लिखा था? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे स्वयंभू ने। किसने लिखा था? स्वयंभू ने लिखा था। रचना का नाम क्या था साथियों? तो नाम था पौमचर्यू। नाम क्या था? पौमचर्यू। जबकि अगर बात की जाए कृष्ण भक्ति की बात की जाए तो कृष्ण भक्ति किसने की थी साथियों? कल इस प्रश्न को कराया था, पुष्यदंत ने की थी। जो रचना कौन सी थी? तो रचना थी साथियों जसहरचर्यू। कौन थी? जसहरचर्यू। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? पुष्यदंत हो जाएगा। पुष्यदंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई, इस प्रश्न को शायद कल भी कराया था। तो चंद्रवरदाई ने लिखा क्या है? चंद्रवरदाई की प्रमुख पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। जब रासो आ गया तो भैया ये किस काल से रिलेटेड होगी? आदि काल से रिलेटेड होगी। और ये जो रचना है वो पृथ्वीराज की है, यानी पृथ्वीराज पर लिखी गई है। अर्थात ये किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज जी के दरबारी कवि थे। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। और इन्हीं ने पृथ्वीराज को हिंट दी थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये जो पंक्तियां हैं वो पृथ्वीराज चौहान से कही थी। किसने? चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने। आगे देखिए, लिखा है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, है ना। देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो मात्र अपनी एक रचना के कारण पूरे साहित्य जगत में अमर हो गया। तो साथियों ऐसा कौन है? रहीम है, मतीराम है, बिहारी है या देव है? याद रखिएगा ऐसा कवि कौन है? बिहारी है। जिनकी रचना कौन सी है साथियों? बिहारी सतसई है। कौन सी है? बिहारी सतसई है। अब आपको ये तो पता होगा रहीमदास जी तो है नहीं ना, तो ये तो वैसे ही निकल गए। तो बिहारी सतसई है जिसमें साथियों 713 दोहे हैं। क्या है? दोहे, सतसैया के दोहे, है ना। और इसी रचना में इन्होंने इतना ज्यादा रस छंद अलंकार का प्रयोग कर दिया कि ये जो बिहारी थे वो किस काल के कवि बन गए? रीति सिद्ध कवि बन गए। क्या कहेंगे? बन गए रीति सिद्ध कवि बन गए। और इसके साथ ही साथ साथियों कहा गया गागर में सागर भरने वाले कवि। गागर में सागर भरने वाले कवि। इसके साथ ही साथ साथियों एक बात और कह दी गई, बड़ी बड़ी बातों को छोटे शब्दों में कहने वाले ऐसे कवि कौन थे? तो ऐसे कवि साथियों बिहारी ही हैं। ऐसे कवि बिहारी ही हैं। तो राइट विकल्प आपका क्या चला जाएगा? सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों आज की जो श्रृंखला थी प्रश्नों की वो यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय, मिलते हैं कल ठीक 12 बजे हिंदी साहित्य के और अन्य प्रश्नों के साथ। आपने देखा होगा जो क्वेश्चन हम आपको लगातार 3 दिन से करा रहे हैं, प्रश्न रिपीट नहीं है, प्रश्न कहीं से भी रिपीट नहीं है। और प्रश्नों की श्रृंखला भी अब इस तरह से होगी कि कई चीजें आपको अपने आप आने लगी होंगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर आपके साथ फिर से होगी मुलाकात। बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हिंदी में हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे। एक एक नंबर
आपको एक-एक नंबर दिलाएँगे हिंदी के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।